हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16, जिसमें से अध्याय का नाम होगा धातु और अधातु। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8 की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम 16 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। अगर इससे पहले के चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हितमित्र दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु और अधातु बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से जानना है कि क्या है। तो अध्याय 16 है कि आप अपने आसपास बहुत से पदार्थों को देखते हैं। ये पदार्थ धातु या अधातु होते हैं। असल में धातुओं का व्यवहार बहुत सालों से होता आ रहा है। शुरू में मनुष्य ने जो औजार बनाए वे पत्थर, लकड़ी या फिर जानवरों की हड्डियों के बने होते थे। धातु की खोज होने पर औजार बनाने में बड़ी तरक्की हुई। तांबे या लोहे के बने औजार पत्थर या लकड़ी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते थे। धातुओं की जो दूसरी खास बात यह थी कि उसे आग में गर्म करके किसी भी रूप में ढाला जा सकता था, जैसे कि सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टीन, लोहा, पारा क्रमशः 7 प्राचीनतम प्राप्त धातुएं हैं जिन्हें आप लोग व्यवहार में देखते होंगे। और इसी कारण धातु क्रम व्यवहारिक विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। धातु की खोज के बाद तो नए नए प्रकार के औजार बनने लगे। इसी तरह हथौड़ी भी लोहे की बनी। अब क्रियाकलाप है जिसमें से बात किया गया है इसमें कि एक कील लें और इसे अपने अंगूठे की सहायता से लकड़ी की पट्टी में गाड़िए। क्या आप ऐसा कर पाए? अब एक कील लेकर के किसी पत्थर की मदद से पट्टी में गाड़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाए, हाँ या नहीं? एक छोटे पत्थर को लकड़ी की डंडी के एक दूसरे सिरे से कस करके बांधिए और इसकी सहायता से उस पट्टी में गाड़ कर देखिए। क्या पत्थर की इस हथौड़ी से कील ठोकना और आसान हुआ, हाँ या ना? पत्थर की इस हथौड़ी को बार बार उपयोग करने पर, जोर से पटकने पर इससे लगे पत्थर के टूटने का डर है। इसके लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? क्या पत्थर के स्थान पर किसी और पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि हथौड़ी अधिक मजबूत हो, हाँ या नहीं? धातु और अधातु के भौतिक गुण कुछ समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या हैं? तो जो चमक होती है ना, चमक के बारे में बात करेंगे धातु और अधातु की। सबसे पुराना धातु जो है ये सोना है ना। सबसे पुराना धातु सोना है जिसका आविष्कार 6000 वर्ष पूर्व हुआ था। और कुछ धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा अपने मौलिक अवस्था में पाई जाती है। इनमें अपने अपने रंग के लिए खास चमक होती है। एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी का रंग सफ़ेद, सोना का रंग पीला है ना, तांबा का रंग लाल भूरा। और एक लंबे समय के लिए अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो वे हवा के अवयव जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि बनाते हैं, जिसकी पहली परत धातुओं की सतह पर जम जाती है, जिससे धातुओं की सतह धुंधली हो जाती है, परंतु इसे साफ करने पर चमक लौट आती है। क्या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें चमक नहीं होती है या घिसने पर भी चमक नहीं आती? प्रायः धातुओं में चमक होती है ना। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जैसे कि वे हवा के अवयव जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड इत्यादि बनाते हैं, जिससे कि पहली परत धातुओं की सतह पर जम जाती है, जिससे कि धातुओं की सतह धुंधली हो जाती है, परंतु इसे साफ करने पर चमक लौट आती है। क्या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चमक नहीं होती या घिसने पर भी चमक नहीं आती? प्रायः धातुओं में चमक होती है। अर्थात हमको यहाँ से समझ में आया कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं। अधातु पदार्थ में चमक नहीं होती है। इस आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करना आसान नहीं है। कई ऐसे पदार्थ हैं जिसे घिसने और चिकनाने से चमकने लगता है। आप देखते हैं कि फर्श पर बिछा हुआ टाइल्स, संगमरमर की चिकनी दीवारें, घिसा हुआ कुछ पत्थर चमकने लगता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि धातु हैं। क्या दर्पण को धातु कहेंगे? ये चमकने वाली चीज़ें कई पदार्थों के मिलने से बनी होती हैं, परंतु धातु या अधातु भी तत्व ही हैं। कई अधात्विक पदार्थ मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं, जिसका अपना एक रंग एवं चमक होती है। धातु एवं अधातु को समझने के लिए इनके कई गुणों को परखना होगा, जिनके आधार पर दोनों के बीच विभेद करना आसान हो सकेगा, है ना। मतलब जिसके आधार पर दोनों के बीच विभेद करना
आसान होगा। इसका मतलब है कि धातु एवं अधातु को समझने के लिए हमें उनके कई गुणों को परखना पड़ेगा, जिससे हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। तो ठोस कुछ पदार्थ जैसे कि आयरन, कापर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि को देखेंगे तो हम पाते हैं कि मरकरी अर्थात पारा को छोड़ करके सभी धातुएं समान तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पारा किस अवस्था में होता है? तो पारा द्रव अवस्था में होता है ना। पीटने पर फैलना, अपने अपने आसपास लोहार को फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि बनाते देखा होगा। ये लोहे के टुकड़े को पीट पीट करके बनाए गए हैं। क्या लकड़ी के तख्ते को पीट करके ऐसा आकार दिया जा सकता है? आप पाएंगे नहीं। तो आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया, टुकड़े हो गए, कैसे? इस सब को आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देखते हैं कि लोहे की कील और एल्युमिनियम का तार पीटने पर शीट में बदल गया, अर्थात पीटने पर उसके आकार में वृद्धि हो गई, किंतु उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। धातु का यह गुण एक विशेष गुण है जिसे हम आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या मतलब कि जब हम धातु को पीट पीट करके उसको फैला देते हैं, है ना, फैल जाती है, तो यह गुण आघातवर्ध्यता कहलाता है। क्या मिट्टी या आटे की लोई को पीटने से उसके आकार में वृद्धि होती है? आटे की लोई से रोटी बनाते या बनते आपने देखा है। इससे आप निष्कर्ष निकालते हैं कि मिट्टी एवं लोई के धूप में सुखाइए और पीटिए, इनको पीटने पर चूर चूर हो जाता है। धातु और अधातु पदार्थ में ये अंतर है, किंतु धातु आघातवर्ध्य होता है। इससे सीट बनाया जा सकता है, धातुओं से सीट बनाया जा सकता है, तार खींचे जा सकते हैं, परंतु अधातु में ये गुण नहीं है, क्योंकि इसे पीटने पर चूर हो जाता है। सभी धातुएं एक समान आघातवर्ध नहीं होती हैं, है ना। सभी धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं जिनको हम पीट करके, अर्थात जिसमें हम आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। ऊष्मा चालक, आप गर्म वस्तुओं को कैसे पकड़ते हैं? जैसे कि रसोई में चाय बनाते वक्त या प्रेशर कुकर के हत्थे को जिसमें कि प्लास्टिक या लकड़ी लगी हो तो हाथ नहीं जलता। हत्था से लगे कुकर की हैंडल को किसी तरह छू जाने से काफ़ी गर्मी महसूस होती है। चूल्हे पर चढ़े डेगची, तसला इत्यादि का किनारा छूने पर गर्म लगता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे गर्म किए जाने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। जलती हुई लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें उसे गर्म कीजिए, उसमें लोहे का छड़, एल्युमिनियम या स्टील का बड़ा चम्मच, रोटी बनाने वाला बेलन इत्यादि डालिए। डाले गए सभी चीज़ों की लंबाई लगभग बराबर होनी चाहिए। हथौड़ी देर के बाद आप उसके ऊपरी सिरों को छुएं। आप क्या महसूस करते हैं? आप देखेंगे कि लोहे या एल्युमिनियम, स्टील इत्यादि के बने चम्मच का सिरा गर्म हो जाता है, किंतु लकड़ी के चीज़ों का सिरा नहीं होता है। क्रियाकलाप, एक एल्युमिनियम या लोहे का छड़ लीजिए। छड़ की जगह पर मोम की सहायता से पिन को चिपका दीजिए। उसके बाद छड़ के सिरे को लैंप से सटा दीजिए। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि गर्म सिरे की ओर से मोम बारी से पिघलने लगती है और एक एक करके पिन गिरता चला जाता है। इस क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि ऊष्मा लैंप वाले सिर में दूसरी ओर बढ़ती चली जाती है। पदार्थ के ऐसे गुण को ऊष्मा चालकता कहते हैं। अब आप कुछ दूसरे पदार्थ की छड़ लें और उसी प्रक्रिया से इनके सिरों को गर्म कीजिए। क्या इसमें ऐसा कुछ हुआ या दूसरा सिरा गर्म हुआ तथा गर्म सिरे के साथ क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। यदि ऐसे पदार्थ एल्युमिनियम एवं लोहे जैसा गुण दर्शाता है तो वो धातु की श्रेणी में आएगा। यदि ऐसा गुण नहीं है तो वो अधातु है। धातुओं की उसमें चालकता के कारण उनका उपयोग भोजन बनाने के बर्तन बनाने में होता है। चांदी और कापर ऊष्मा के सबसे चालक होते हैं, अर्थात जो चांदी है और कापर है ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि जो लेड अर्थात सीसा एवं पारा जो होते हैं ये ऊष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। विद्युत चालक, किसी पदार्थ की विद्युत चालकता की जांच के लिए ऊपर दिए गए उपकरण को देखें। जिस धातु की विद्युत चालकता की जांच करनी होती है उसे उपकरण ए बी के बीच क्लिप से फंसा देते हैं। यदि बल्ब जल उठता है तो सुचालक और अगर नहीं जलता है तो विद्युत का कुचालक। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। पर्याप्त क्रियाकलाप के आधार पर आप स्वयं पता कीजिए कि कौन पदार्थ धातु और कौन पदार्थ अधातु है, इसे तालिकाबद्ध कीजिए। अब आप उपरोक्त दिए गए चित्र के अनुसार शिक्षक की सहायता लेकर के अन्य पदार्थों के साथ प्रयोग कीजिए तथा
दी गई तालिका में धातु एवं अधातु की वर्गीकृत कीजिए। हम घरों में जो विद्युत का तार का उपयोग करते हैं उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ की परत जैसी कवर चढ़ी होती है, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। हमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के तार आसानी से बाजार में मिलते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता ही तन्यता कहलाती है। सोना, चांदी सबसे अधिक तन्य धातु हैं, अतः सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं। मतलब सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु होती हैं और सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं। ध्वनिकता। आप अपने विद्यालय की घंटी बजते सुने होंगे। घंटी लोहे की प्लेट या धातु के बने होते हैं। सिक्के को जमीन पर गिरते देखा होगा या नहीं तो गिरा करके देखिए। कुछ धातुओं को कठोर सतह पर टकराने पर एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे ध्वनि कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ कुछ क्षण तक सुनाई देती है। कोयले का टुकड़ा जमीन पर गिरा करके और धातु का प्लेट जमीन पर गिराकर दोनों से उत्पन्न ध्वनि के अंतर को ध्यान दीजिए। क्या आप जानते हैं कि सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु तांबा, चांदी थोड़ी सी मिला दी जाती है, जिससे कि कुछ कठोर बन जाता है। ये 22 कैरेट के होते हैं, जिसका अर्थ हुआ 22 भाग सोना और 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट। 24 कैरेट को 8 कैरेट में बदलने के लिए 18 भाग सोना में 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। क्रियाकलाप 5। अब आप धातु एवं अधातु धातुओं के या पदार्थों के गुणों से परिचित हो चुके हैं। अपने आसपास के पदार्थों के गुणों के आधार पर अवलोकन एवं प्रयोग कर दीजिए ताकि ये वर्गीकृत हो जाए। गुण, धातु और अधातु। ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, है ना, ऐसे पदार्थ। अब क्या धातु किसे कहते हैं, अब हम एक परिभाषा के तौर पे जानेंगे। अभी तक बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। अब वही है, यहाँ पर उसको परिभाषित करते हैं। ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, अघातवर्ध, तन्य, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आप धातु अधातु के बारे में क्या करेंगे। ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन है और द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन इत्यादि गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था में क्या होता है, तो ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन जो हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम और आर्गन ये सब गैस होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है पदार्थ, संकेत, सतह का प्रकार, कठोरता, आघातवर्ध्यता, तन्यता, ये सारी चीज़ दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। धातु और अधातु में कुछ अपवाद भी होते हैं, तो आइए जानते हैं। सभी धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं। सभी धातु में तन्य होती हैं, लेकिन विषमित को छोड़ दिया जाए, ये तन्य नहीं होती हैं। बट ये क्या होती हैं, ये धातुओं के अंतर्गत आती हैं, बट इसमें तन्य वाला गुण नहीं पाया जाता है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी और पारा को छोड़ करके सभी धातुएं ठोस होती हैं। है ना, सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस तो होती हैं, लेकिन मरकरी या पारा को छोड़ दिया जाए। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि कठोर हैं, परंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किससे काट सकते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम, और ये मुलायम भी होते हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। जो लेड एवं पारा होता है ये धातु होते हुए भी ऊष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। लेड एवं पारा अर्थात मरकरी ये ऊष्मा के सबसे कम चालक होते हैं, लेकिन ये धातु के अंतर्गत आता है। लेड क्या है, शीशा, यह एक धातु है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम एवं पोलोनियम। ये क्या हैं, ये धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इनमें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे और समझेंगे, ठीक है।
तो इससे आप नोट भी कर सकते हैं जो धातु और अधातु के अंतर्गत कौन से तत्व आते हैं। जैसे कि आता है इसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम और पोलोनियम आता है। सभी धातुएं विद्युत की कुचालक हैं। अपवाद ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो हीरा है यह हीरा अधातु है ना, फिर भी वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ होता है। तो आ सकता है कि चमकने वाली सारी चीज़ें वो धातुएं नहीं होती हैं, जिसमें से हीरा है। हीरा जो है अधातु। यहाँ पे जंग एक अलग पदार्थ है। जंग एक क्या है? जंग एक अलग पदार्थ है जो लोहे से भिन्न होता है। क्रियाकलाप 6। आइए लोहा, ऑक्सीजन और जल की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप जंग की प्रकृति की जांच करें। आप अपने आसपास से जंग लगी हुई वस्तु ला सकते हैं। जंग का रंग भूरा होता है, जिसे चाकू से खरोंचकर कागज़ में जमा जंग के खुरचन को कांच के गिलास में लीजिए, उनमें थोड़ा सा जल मिलाइए जिससे घोल बन जाता है। जंग का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि जो लाल लिटमस पत्र डालने पर इसका रंग नीला हो जाता है, जो इसके क्षारीय होने का सूचक है। लोहे में लगा जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। जब हवा में नमी रहती है तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन लोहे की बनी चीज़ के ऊपरी परत के साथ प्रतिक्रिया करती है और नया पदार्थ लौह ऑक्साइड बनाता है। लोहा और जल और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लौह का ऑक्साइड बनाता है। एक लड़की कॉपर की बाला पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक हल्की हरी परत जम गई, जबकि नए में वो लाल भूरे रंग का, अर्थात जब वो नया लाई थी तब वो तांबे का अपना एक रंग होता है जिसके कारण वो लाल भूरा रंग था, लेकिन उसको जब वो पहनी हुई थी तो उसके ऊपर एक हल्की परत जम जाती है। तो क्या तांबा में भी जंग लगता है? तो हाँ, उसमें भी लगता है। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। कॉपर जो होता है कॉपर जल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रिया करके ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को जल में घोलने पर लाल लिटमस पत्र डालने पर नीला हो जाता है, जो क्षारीय होने का सूचक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रकार लोहा, तांबा, मैग्नीशियम इत्यादि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इस प्रकार जो लोहा, तांबा और मैग्नीशियम इत्यादि धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, अर्थात धातु के ऑक्साइड में भी क्षारीय गुण होते हैं। क्रियाकलाप 7 धातुओं के संदर्भ में। चारकोल का एक टुकड़ा लीजिए और इसे एक गैस जार में रख करके जलाइए और गैस जार ढक दीजिए। बाद में गैस जार का ढक्कन खोल करके इसमें जल डाल दीजिए। इस विलयन को वॉच ग्लास में रख करके नीले लिटमस पत्र ले जाएंगे तो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। यह इसके अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चारकोल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से जब क्रिया करते हैं तो कार्बन जल मिल करके ये कार्बोक्सिल अम्ल बनाता है और ये बताता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जल के साथ अपक्रिया। मैग्नीशियम के एक टुकड़े को लीजिए, इसे बालू पत्र से पूरी तरह साफ कर लें। साफ किए हुए मैग्नीशियम के टुकड़े को थोड़ा जल से भरे प्रखनली में रख करके गर्म कीजिए। आपने देखा कि मैग्नीशियम जल से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो कि पाप ध्वनि के साथ जल उठता है। मैग्नीशियम जल के साथ जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कुछ धातु जल के साथ अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, परंतु सभी धातु जल के साथ अलग अलग तरीके से अपक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ आसानी से अपक्रिया करते हैं और मैग्नीशियम ठंडे पानी से अपक्रिया नहीं करता, परंतु ये उबलते हुए पानी से जल्दी से अपक्रिया करता है। जस्ता और लोहा वाष्प से अपक्रिया करते हैं। अधातु जो होती हैं जल से अपक्रिया नहीं करती, इसी कारण कुछ अधातुओं को जल में रखा जाता है।
फास्फोरस को पानी में रखते हैं जिससे ये हवा से अपक्रिया नहीं कर पाए, क्योंकि ये हवा से अपक्रिया करता है और आग पकड़ लेता है। अर्थात हम फास्फोरस को पानी में ही रखते हैं, अगर ये हवा के संपर्क में आएगा तो फास्फोरस जल उठेगा। अम्ल के साथ अपक्रिया। कुछ लोहे के कीलों को लीजिए, इन्हें बालूपत्र से साफ कर लीजिए, इन्हें परखनली में रखें और कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदों को डालें। एक जलती हुई अगेठी इसके अंदर ले जाइए। एक धधकते हुए जलता है, जो कि ये बताता है कि धातु तन गंध अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर क्रमशः लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लोहा जो है, लोहा और हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करके फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब कि जो लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो ये फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इन प्रयोगों को जिंक चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब इसका प्रयोग जो है, इस प्रयोग को हम जिंक चूर्ण के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ धातु जैसे कि तांबा और सीसा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करते, परंतु वे गंध अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं बनाते। कुछ धातु जैसे कि सोना, प्लेटिनम पर अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या आप जानते हैं कुछ खाद्य पदार्थों को जैसे कि नींबू, दही, अचार, इमली जिनमें अम्ल होता है उनको धातु के बने पात्र जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये धातु उन अम्लों से अपक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रह जाता। धातु प्लस तनु अम्ल के साथ जब क्रिया करते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं ये तनु अम्ल के साथ जब अपक्रिया करती हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। अच्छा, प्रायः जो धातु होती हैं, मतलब जो प्रायः अधातु अम्ल से अपक्रिया नहीं करते, लेकिन कुछ अधातु जैसे कि सल्फर और फास्फोरस सांद्र गंध अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया तो करते हैं, परंतु हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया क्या है? यह एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है। एक्वा रेजिया क्या है? यह एक रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। ये सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है। अकेले किसी भी अम्ल में ये क्षमता नहीं होती। जब पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण को इस विलयन में डाला जाता है तो ये नए आभूषण की तरह चमकने लगता, लेकिन इसका वजन बहुत कम हो जाता, अर्थात वजन कुछ घट जाता, क्योंकि सोना एक्वा रेजिया के विलयन में गल जाता है। क्षार के साथ अपक्रिया। कुछ धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार हैं, उनके साथ अपक्रिया करने पर अपक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि टिन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जब क्रिया करेंगे तो ये पोटेशियम स्टेनेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। अर्थात टिन और पोटेशियम के साथ जब अपक्रिया होगा तो ये पोटेशियम स्टेनेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। लेकिन जस्ता और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन को मिलाया जाता है और अपक्रिया कराएंगे तो ये पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 से 4 टिक्कियों को जल में घुला करके ताज़ा विलयन बनाइए। इनमें एक एल्युमिनियम की पन्नी या लोहे की पिन डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परखनली के मुंह के निकट लाइए। पाप ध्वनि पहले की ही तरह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। अतः धातु क्षार से अपक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातुओं की क्षारों से अपक्रिया जटिल है, जिसे आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। विलयन अपक्रियाएं। पिछली कक्षा के अध्याय 5 में आपने कॉपर सल्फेट विलयन और आयरन के बीच वाली अपक्रिया को देखा। आइए इस अपक्रिया के कुछ और अपक्रियाओं को देखते हैं। जैसे कि 100 ml के 5 बीकर लीजिए, इन्हें ABCD द्वारा चिन्हित कर लीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रत्येक में नीचे दिए गए पदार्थों का एक चम्मच डाल करके घोल लीजिए। बीकर A में कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डालिए, B में कॉपर सल्फेट और लोहे की पिन डालिए और कॉपर C में जिंक सल्फेट और तांबे का चूर्ण डालिए। बीकर D में जिंक सल्फेट और लोहे की कील और बीकरों को बिना छोड़े कुछ समय तक छोड़ दीजिए।
अपने परीक्षण को नोट करिए। आप भिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में कॉपर सल्फेट का नीला रंग का क्या हुआ? बीकर के पेंदे पर क्या दिख रहा है? यानी कि कॉपर सल्फेट जो है ये जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर अलग कर देता है। आपने देखा कि नीला कॉपर सल्फेट का घोल रंगीन हो गया। ये जिंक सल्फेट के बनने के कारण हुआ। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके रंगीन जिंक सल्फेट बनाता है तथा कॉपर जिंक सल्फेट से स्वतंत्र होकर के लाल भूरे रंग के रूप में बीकर में जमा हो जाता। कॉपर सल्फेट नीला प्लस आयरन मिल करके आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाते हैं। मतलब जो कॉपर सल्फेट होते हैं ये आयरन के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट और ये कॉपर को अलग कर देता है। आप उपर्युक्त प्रयोग करके अवलोकन कीजिए कि बीकर में क्या परिवर्तन होता है। ध्यान रहे कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। क्या 1 और 2 में कोई परिवर्तन हो रहा है? बीकर 3 और 4 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जिंक आयरन और कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है। एक अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अपक्रियाशील धातु अधिक अपक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। इस प्रकार के कई प्रयोग करके देखे गए हैं कि जो धातु दूसरे धातु की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। क्या ऐसा नहीं लगता है? कई प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर 3-4 में विस्थापन अपक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई, क्योंकि जिंक आयरन और सल्फेट के बीच अधिक अपक्रियाशील है। एक अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अपक्रियाशील धातु अधिक अपक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। उपयोगिता: लोहा, तांबा और एल्युमिनियम हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा। आप अनुमान लगाने में सक्षम होंगे कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ी, वायुयान, खाना बनाने के पात्रों में होता है। लोहा अर्थात आयरन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए कई उपयोगी वस्तुओं से लेकर के कृषि यंत्रों के बनाने में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने, वायुयान में होता क्योंकि ये हल्का होता है। तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार एवं विद्युत संयंत्रों में होता है। सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में, कंप्यूटर के विद्युत परिपथ में होता। फ्यूज तार एक मिश्र धातु है जिसमें टिन और लेड को लिया जाता है। तो फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? इसमें होता है टिन और लेड का मिश्रण होता है। इसका गलनांक कम होता है पर प्रतिरोध ज़्यादा। जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा बहती है तो इन उच्च वोल्टेज में घर के विद्युत से चलने वाली मशीनों जैसे कि पंखा, फ्रिज, टीवी जल सकती है। इस उच्च वोल्टेज पर फ्यूज के तार पहले ही जलकर घर के विद्युत प्रवाह को रोक देता है, जिससे घर की सामग्री जलने से बच जाती है। क्या आप जानते हैं कि लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का एक घटक है जो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करती है। मतलब कि जो लोहा होता है ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का एक घटक होता है जो मानव शरीर में, लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये लोहा जो होता है मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करती है। तांबा तथा जिंक एंजाइमों में पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैली धातु है। मैग्नीशियम पौधों में होता है। और कुछ अधातु जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग उर्वरक के निर्माण में होता है। फास्फोरस माचिस के निर्माण में, आयोडीन कटने छिलने पर एंटीसेप्टिक के रूप में, सल्फर पटाखों के निर्माण में, ऑक्सीजन श्वसन में, हीरा ज्वेलरी और शीशा काटने में, ग्रेफाइट बैटरी और पेंसिल के बनाने में। इस प्रकार आप अपने आसपास की चीज़ों को धातु या मधातु के रूप में पहचान करके उससे होने वाली चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। तो पता लगाइए। तो ये इसमें क्या पता लगाना है, आप इस चीज़ों को जानें। अधातु को हमारे जीवन के लिए आवश्यक और सजीव श्वसन में आवश्यक है। अधातु जो उर्वरक में इस्तेमाल होता है। अधातु जो जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। अधातु में जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में होता है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं।
कि धातुओं में चमक होती है परंतु अधातुओं में नहीं होती है। इससे ये बात समझ में आया कि जो धातुएं होती हैं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती। धातुओं और अधातुओं का हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग बहुत मतलब कि जीवन में व्यापक उपयोग होता है। सामान्यतः धातु अघात वर्धनीय तन्य होती हैं और अधातु नहीं होती हैं। मतलब कि सामान्यतः जो धातु होती हैं अघात वर्धनीय तन्य होती हैं, अधातु नहीं होती। सामान्यतः धातु ऊष्मा विद्युत के कुचालक होती हैं जबकि अधातु नहीं होती। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं और अधातु जल से अपक्रिया नहीं करती, जबकि धातु जल से अपक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातु क्षारों से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अधिक अपक्रियाशील धातु का कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर को देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसमें है प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से किसको पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है? लोहा, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो ये बहुत आसान है, पढ़े होंगे और जाने होंगे। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, लोहा। निम्नलिखित में से किसको पीट करके चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, ऑक्सीजन, फास्फोरस या सल्फर को? किसको पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या जिंक को? तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। किसकी पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? तो ये मानव रक्त में लोहा पाया जाता है। और निम्नलिखित में से किसको पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है? तो पिघला करके लोहा को नया रूप दिया जा सकता है। इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और वीडियो में जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।